आज हम देखने वाले हैं द बॉर्न आइडेंटिटी। आज हम द बॉर्न फिल्म सीरीज के पहले पार्ट को देखेंगे। इस फिल्म सीरीज में आपको जेम्स बॉन्ड और जॉन विक की मूवीज की तरह ही सस्पेंस और एक्शन देखने को मिलेगा। इस कहानी के लीड रोल में जेसन बॉर्न है, जो पहले एक सीआईए एजेंट था और अब सीआईए ने उसकी याददाश्त मिटा दी। मूवी की शुरुआत में हम फ्रांस के मेडिटेरियन सी को देखते हैं, जिसमें कुछ इटालियन मछुआरे ग्रुप को ओशियन के अंदर एक इंसान दिखाई देता है। शायद वो इंसान जिंदा हो, इसी उम्मीद से ये इटालियन लोग उसे पानी से बाहर निकालने के लिए मछली पकड़ने वाला ट्रैप फेंकते हैं। उसे बाहर निकालने पर पता चलता है कि ये तो सीआईए एजेंट जेसन बॉर्न है। बॉर्न की पीठ पर 2 गोलियां लगी हुई है, जिसे निकालने के लिए शिप का डॉक्टर आता है और दोनों गोलियां निकालने के बाद उसे बॉर्न की बॉडी के अंदर कुछ और भी दिखाई देता है। डॉक्टर जब उसकी स्किन को चीरता है तो उसमें एक इम्प्लांटेड कैप्सूल मिलता है, जिसको देखने के बाद वो कुछ देर तक समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलता है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर डिवाइस है, जिसे एक्टिवेट करने पर हमें स्विट्जरलैंड के किसी बैंक अकाउंट का नंबर पता चलता है। अब डॉक्टर इस कैप्सूल के बारे में कुछ और चीजें फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉर्न को होश आता है और वो सीधे डॉक्टर पर अटैक करता है। बॉर्न डॉक्टर से चिल्लाते हुए पूछता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। इसका मतलब बॉर्न अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से भूल चुका है। डॉक्टर उसको बताता है कि तुम हमें समुद्र में बेहोश मिले थे, मैंने तुम्हारी पीठ पर लगी 2 गोलियां निकाली और अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन तभी बॉर्न फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम सीआईए के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जो वर्जीनिया में है, जहां पर हम अलेक्जेंडर कॉन्कलिन को देखते हैं, जिसे उसका एजेंट इन्फॉर्म करता है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है। अब जैसन कुछ दिनों के बाद इसी बोट पर रहता है। बोट के ऊपर रहते हुए वो मछुआरों की काफी मदद भी करता है, लेकिन वो इस सोच में डूबा हुआ है कि आखिर वो है कौन। बॉर्न की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे अपनी हिडन ट्रिक्स का पता चलता है। वो नेविगेशनल मैप्स को आसानी से पढ़ सकता है, रस्सियों को अलग अलग तरीके से बांध सकता है और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। वैसे इस बीमारी को एम्ब्लीसिया कहते हैं, जिसमें इंसान की याददाश्त तो चली जाती है, लेकिन उसकी मेंटल स्किल बिल्कुल वैसी ही रहती है। बॉर्न अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बड़ा ही बेताब रहता है। कुछ दिनों के बाद जब बोट किनारे पर पहुंचती है तो डॉक्टर उसे कुछ पैसे देकर कहता है, तुम इस अकाउंट का पता करने के लिए स्विट्जरलैंड जाओ, शायद वहां तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाए। डॉक्टर की एडवाइस मानकर बॉर्न स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होता है और वहां पहुंचने पर रात भी हो जाती है, इसलिए वो एक पार्क में ही सो जाता है। 2 पुलिस ऑफिसर्स नाइट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी वो बॉर्न को देखते हैं और उसे उठाकर आईडी कार्ड मांगते हैं। बॉर्न बताता है कि मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर दोनों पुलिस वाले उससे जबरदस्ती आईडी कार्ड निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉर्न अपने कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स का यूज करके दोनों को बेहोश कर देता है। अभी भी बॉर्न को समझ में नहीं आता कि उसमें इतनी ताकत कैसे आई और बिना खुद को चोट पहुंचाए उसने दोनों को कैसे बेहोश कर दिया। बॉर्न ये सब देखकर घबरा जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से अपनी जैकेट वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद हमें सीआईए की पेरिस हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहां पर कुछ हाई रैंक्ड एजेंट टीवी पर अफ्रीकन डिटेक्टर बोम्बोजी का इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वो न्यूज रिपोर्टर को बताता है कि सीआईए ने जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करवाया था, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला। अब इन एजेंट्स को पता चलता है कि ये इंटरव्यू तो 2 दिन पुराना है और बोम्बोजी सीआईए के खिलाफ एक किताब भी लिख रहा है। अब ये सभी एजेंट्स उस किताब को पब्लिश होने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बोम्बोजी ने सीआईए को ऑफर दिया है कि अगर उसकी सारी पावर्स उसे वापस मिल जाती है तो वो उस किताब को पब्लिश नहीं करेगा। फिर सीआईए के डेप्यूटी डायरेक्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम वार्ड एबॉट है। वो जब कॉन्कलिन को मिलता है तो वो उससे बोम्बोजी के बारे में पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट रेड स्टॉर्म के लोग उसके ऊपर हुए अटैक में इन्वॉल्व हैं। कॉन्कलिन कहता है कि हाँ सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था और जिस असासिन को हमने भेजा था उससे तो 2 हफ्ते पहले ही हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। इधर बॉर्न स्विट्जरलैंड के उस बैंक में पहुंच जाता है जिसका उसे नंबर मिला था। वहां पहुंचने पर जब वो अकाउंट नंबर बताता है तो उसको एक स्पेशल रूम में लेके जाया जाता है। फिर उसका फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद उसे बैंक के लोग एक बॉक्स देते हैं। उस बॉक्स को ओपन करने पर बॉर्न को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एक पासपोर्ट मिलता है, जिसमें उसकी तस्वीर के साथ उसका नाम जेसन बॉर्न लिखा हुआ है और उसमें पेरिस का पता भी है। जब बॉर्न इस बॉक्स की एक लेयर को हटाता है तो उसको $1 मिलियन, 8 अलग अलग देशों के पासपोर्ट जो कि डिफरेंट नाम से रजिस्टर्ड है और एक गन भी मिलती है। बॉर्न इन सभी पासपोर्ट और पैसों को अपने पास रख लेता है और उस गन को बॉक्स में ही छोड़ देता है। फिर इस बॉक्स को वापस देते समय जैसन बैंक के स्टाफ से पूछता है कि पिछली बार मैं यहाँ पर कब आया था। वो बताते हैं कि करीब 3 हफ्ते पहले। बाहर निकलते समय बॉर्न की नजर पड़ती है कि एक आदमी जो उसे बड़ी अजीब शक के निगाहों से देख रहा है। वो आदमी सीआईए को कॉल करके बॉर्न के प्रेजेंस के बारे में बताता है। अब बॉर्न टेलीफोन बूथ पर जाकर पेरिस के उसी एड्रेस पर कॉल करता है जो उस पासपोर्ट पर लिखा हुआ था, लेकिन कॉल करने पर उसे सामने से अपनी ही आवाज आती है। बॉर्न देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं और उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए और अपने बारे में पता लगाने के लिए यूएस काउंसलेट पहुंचता है, जहां पर जर्मन पुलिस एंटर नहीं कर सकती। अब बॉर्न इंटरव्यू की लाइन में खड़ा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक मैरी ग्रेस नाम की लड़की एक ऑफिसर से लड़ रही है। तभी यूएस काउंसलेट के अंदर से कुछ ऑफिसर्स उसे स्पॉट कर लेते हैं, जिन
से बचते हुए बॉन उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। घर निकलते ही वो मैरी ग्रेस को देखता है जो अपनी कार के पास खड़ी है। बॉन को पेरिस जाना था, इसलिए वो मैरी से लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर बॉन उसे $20,000 ऑफर करता है और मैरी भी चलने के लिए मान जाती है। उधर कॉन्कलन को पता चल गया है कि बॉन अभी जिंदा है। फिर वो एबॉट को कॉल करके बताता है कि वो वोम्बोजी के अटैक से जुड़े सारे सबूत मिटा देगा। इसलिए कॉन्कलन 3 असासिन को बॉन को मारने के लिए भेजता है। यहाँ बॉन पासपोर्ट पर लिखे हुए पेरिस के एड्रेस पर जब पहुंचता है तो एक औरत उसको पहचान लेती है, लेकिन वो उसको नहीं पहचान पाता। अपने बारे में और पता करने के लिए वो रूम में रखे कुछ पेपर्स चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसका शिपिंग का बिजनेस है। फिर बॉन अपनी टेबल पर रखे फोन से डायल करता है तो कॉल सीधा रेजिना होटल कनेक्ट होता है। बॉन उसे अपना नाम जेसन बॉन बताकर एंट्रीज के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये नाम इस होटल में रजिस्टर्ड है ही नहीं। फिर बॉन उसे अपना ब्रिटिश पासपोर्ट पर लिखा हुआ नाम जॉन माइकल केन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जॉन माइकल की डेथ 2 महीने पहले एक हाईवे एक्सीडेंट में हो गई थी। अब मैरी जब वॉशरूम से वापस आती है तभी कॉन्कलन के भेजे हुए 3 असासिन में से एक बॉन के ऊपर मशीन गन से अटैक कर देता है, लेकिन बॉन अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल से उस असासिन पर भारी पड़ता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। उसके बाद बॉन उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन असासिन को पता है कि अगर वो उसे जवाब बता भी दे तो बॉन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए समझदारी दिखाते हुए असासिन खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब असासिन का बैग चेक करने पर मैरी को 2 पोस्टर मिलते हैं जिसमें बॉन और मैरी का नाम वांटेड लिस्ट में लिखा हुआ है। मैरी अपना नाम इस लिस्ट में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर बॉन मैरी को लेकर यहाँ से निकलता है और अपने सारे पैसों को एक लॉकर में रख देता है। वो मैरी को उसके $20,000 भी दे देता है और उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत पुलिस के पास चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे ऊपर खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पुलिस को सारी सच्चाई बता दो और बच जाओ। अब क्योंकि मैरी ने अपना नाम वांटेड लिस्ट में देख लिया है तो वो बहुत घबरा जाती है, इसलिए पुलिस के पास जाने से मना करती है। फिर CIA के ऑफिस में कॉन्कलन को पता चलता है कि उसके एक असासिन को बॉन ने मार दिया। अब कॉन्कलन पेरिस की पुलिस फोर्स को बॉन के पीछे लगा देता है। कुछ देर तक बॉन को ढूंढते हुए पुलिस को उसकी गाड़ी दिख जाती है। उसमें बॉन के साथ मैरी बैठी होती है। वो दोनों पुलिस से बचते बचते एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में चले जाते हैं जहाँ पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती। रात होने पर दोनों पार्किंग एरिया से निकलकर एक होटल में जाते हैं। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल की मॉर्ग में वोम्बोजी को, जो यहाँ पर माइकल केन की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आया है, लेकिन वोम्बोजी उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता। जब ये बात कॉन्कलन को पता चलती है तो वो वोम्बोजी को मारने के लिए एक नए असासिन को भेजता है जिसका नाम प्रोफेसर है। दरअसल वोम्बोजी CIA के बारे में कुछ ऐसा जानता है जिससे वो CIA का नाम और निशान मिटा सकता है। इसलिए उसे मारने के लिए कॉन्कलन ने ट्रेड स्टॉर्म नाम का एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया और वोम्बोजी बच गया था। उसके बाद वोम्बोजी CIA को एक्सपोज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कॉन्कलन ने प्रोफेसर को वोम्बोजी के साथ बॉन को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उधर होटल में बॉन मैरी के बालों को काट कर छोटा करता है और फिर बालों का कलर भी बदल देता है जिससे उसको कोई पहचान न पाए। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। अगले दिन मैरी होटल रेजिडेंस से माइकल केन के बारे में इंफॉर्मेशन पता करती है तो उसे एक बिल मिलता है। इधर प्रोफेसर अपने काम को अंजाम देने के लिए वोम्बोजी के अपार्टमेंट पर स्पाइंग करता है और उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है। जब ये खबर एबॉट को पता चलती है तो उसे लगता है कि CIA में उसकी नाक के नीचे किसी और ने ये काम किया, इसलिए वो इसके बारे में पूछने के लिए कॉन्कलन के पास जाता है। वो बताता है कि शायद वोम्बोजी को बॉन ने मारा होगा क्योंकि यही उसका मिशन था जिसमें 2 हफ्ते पहले वो फेल हो गया, लेकिन अब बॉन वापस आ गया है और उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, जिसकी रिपोर्ट देने के लिए जैसे ही वो हमारे पास आएगा तो हम उसको मार देंगे। इसके बाद हम बॉन को देखते हैं जिसके हाथ में माइकल केन का बिल है जिसमें उसका कॉल रिकॉर्ड भी है। अब बॉन सभी नंबर पर कॉल करता है तो उसको एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका नाम है अलायंस सिक्योरिटी। बॉन इस कंपनी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ का स्टाफ उसे माइकल केन समझता है। फिर वो एक आदमी से मिलता है जो उसे शिप के बारे में पूछता है क्योंकि माइकल का शिप का बिजनेस था। ये आदमी बॉन को उसके बिजनेस के कुछ पेपर्स देता है। बॉन अब बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अगर वो जेसन बॉन है तो कंपनी वाले उसे माइकल केन कहकर क्यों बुला रहे हैं, और अगर वो माइकल केन है तो होटल वाले उसे मरा हुआ क्यों समझते हैं। अपने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो मैरी के साथ हॉस्पिटल के मॉर्ग में जाता है जहां माइकल की डेड बॉडी है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि माइकल की लाश को गायब कर दिया गया है। फिर बॉन को वहां के रजिस्टर से पता चलता है कि आखिर बार माइकल को देखने के लिए वोम्बोजी ही आया था। वोम्बोजी के बारे में पता करने के लिए बॉन फिर उसके घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसे भी मार दिया गया। अब बॉन को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें वोम्बोजी ने बताया था कि 2 हफ्ते पहले फ्रांस में नदी पर बोट में बैठे किसी आदमी ने
उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वोमोजी ने उस आदमी को नाव से धक्का देकर उसकी पीठ पर 2 गोलियां भी चलाई और वहां पर यह भी लिखा होता है कि बॉन्ड ने ही वोमोजी को मारा है। अब बॉन्ड को सब कुछ याद आ जाता है कि वो पहले एक CIA एजेंट था और वोमोजी को मारने के लिए थोड़े दिन पहले ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म में माइकल केन का नाम रखकर फ्रांस गया था। लेकिन जब ये मिशन फेल हो गया तो CIA ने इस फेलियर को छुपाने के लिए पहले तो रियल माइकल केन को मरवा दिया और अब वो बॉन्ड को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। पर बॉन्ड को ये बात याद नहीं आती कि ये मिशन किस वजह से फेल हुआ। जब मैरी और बॉन्ड वापस होटल पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि पुलिस उनका पहले से ही इंतजार कर रही है। दोनों फिर पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। मैरी बॉन्ड को कहती है कि पुलिस को सरेंडर करने का यही समय है, लेकिन बॉन्ड उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम सरेंडर भी कर दोगी तो CIA तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हें CIA के बारे में और कॉन्कलन के सीक्रेट ट्रेड स्टॉर्म ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बॉन्ड को डर होता है कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो उसकी जान तो जाएगी, लेकिन उसके साथ CIA डायरेक्टर एबॉट को भी पकड़ ले जाएगा। उसके बाद दोनों पेरिस के बाहर मैरी के दोस्त के फार्म हाउस पर जाते हैं, क्योंकि पेरिस में दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। अगले दिन CIA को मैरी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और कॉन्कलन उन्हें मारने के लिए प्रोफेसर को भेजता है। यहाँ फार्म हाउस पर मैरी का दोस्त बताता है कि मेरा डॉग आज सुबह से गायब है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता और हमेशा घर पर ही खेलता रहता है। ये सुनकर बॉन्ड अलर्ट हो जाता है और उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सभी को बेसमेंट में छिपने के लिए कहता है। उसके बाद बॉन्ड घर में रखी एक हंटिंग राइफल से बाहर पड़े हुए ऑयल बैग को उड़ा देता है। बॉन्ड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो कोई भी उस पर निगरानी कर रहा था उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बॉन्ड उन्हें ढूंढ पाएगा। लेकिन प्रोफेसर उसको देख लेता है और वो बॉन्ड के ऊपर गोली चलाता है, पर वो बच जाता है। बॉन्ड को उसकी लोकेशन पता चल गई है। प्रोफेसर भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलता है और थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद बॉन्ड उसे शूट करके नीचे गिरा देता है। फिर प्रोफेसर से पूछने पर पता चलता है कि वो भी ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म में था और वो ऑर्डर मिलने पर ही अकेला काम करता था। अब इससे पहले बॉन्ड प्रोफेसर से कुछ और पूछ पाता, वो मर जाता है। अब उसको पता है कि CIA वाले उसकी जान लेकर ही मानेंगे, इसलिए मैरी की जान बचाने के लिए वो अपने पास कुछ पैसे रखता है और बाकी पैसे मैरी को दे देता है। वो उसे इस दलदल से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहता है। मैरी उससे प्यार करती है और उसे बॉन्ड पर पूरा भरोसा है कि वो उसे बचा लेगा। बॉन्ड को पता है कि CIA उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो कैसे भी करके मैरी को यहाँ से भेज देता है। उसके बाद बॉन्ड प्रोफेसर के फोन से कॉन्कलन को कांटेक्ट करता है तो कॉन्कलन कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैरी को लेकर मेरे पास आ जाओ। बॉन्ड उससे झूठ कहता है कि प्रोफेसर ने मैरी को मार दिया और अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे भी मरवा दोगे, इसीलिए बॉन्ड उससे मिलने के लिए एक एड्रेस देता है। अब जब कॉन्कलन बॉन्ड की बताई जगह पर पहुंचता है तो बॉन्ड नोटिस करता है कि कॉन्कलन अपने साथ कुछ अंडरकवर CIA एजेंट को भी लेके आया है, इसीलिए वो उसे कॉल करके मिलने के लिए मना कर देता है और जाने से पहले बॉन्ड उसकी गाड़ी पर ट्रैकर भी लगा देता है। कॉन्कलन का पीछा करते हुए बॉन्ड उसके सेफ हाउस तक पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए बॉन्ड पार्किंग की सभी गाड़ियों का अलार्म बजा देता है और चुपके से कॉन्कलन के पास आकर उसके ऊपर गन पॉइंट करके पूछता है कि CIA मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। कॉन्कलन कहता है कि तुम US गवर्नमेंट के एक फेलियर एजेंट हो और एक बात बताओ, तुमने उस दिन वोम्बोजी को क्यों नहीं मारा। तभी बॉन्ड को कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसमें वो वोम्बोजी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन उसके बीवी बच्चों को देखकर वो गोली चलाने से रुक जाता है। तभी वोम्बोजी के गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं और वो नदी में गिर जाता है। बॉन्ड अब कॉन्कलन को यह भी बताता है कि तुम CIA को बताओ कि जेसन बॉन्ड मर चुका है और उसका पीछा करना अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन कॉन्कलन कहता है कि हमारी तो सारी बातें रिकॉर्ड होकर CIA के पास पहुंच रही है, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। फिर बॉन्ड उसे बेहोश करके उस सेफ हाउस के सभी गार्ड्स को मारकर चला जाता है। कुछ देर के बाद एक आदमी कॉन्कलन को भी मार देता है। इस किलर को कॉन्कलन ने बॉन्ड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन एबॉट ने इसे कॉन्कलन को ही मारने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि एबॉट चाहता था कि इस केस को जिसने इतना बड़ा बनाया उसे जीने का कोई हक नहीं और कॉन्कलन CIA के लिए बहुत बड़ा खतरा था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ग्रीस के एक आइलैंड पर मैरी ने बॉन्ड के दिए पैसों से अपना बिजनेस स्टेबल कर दिया है। तभी बॉन्ड उसे सरप्राइज देकर कहता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसी के साथ द बॉन्ड फिल्म सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सीरीज के पिछले पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि कॉन्कलन के मर जाने के बाद बॉन्ड अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के पास ग्रीस में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्ड मैरी के साथ गोवा में शिफ्ट हो गया है। गोवा में ये दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन बॉन्ड को अभी भी कुछ चीजें परेशान कर रही होती हैं। उसे अभी भी अपने पुराने समय की बातें याद आती हैं, इसलिए उसे अपने पास्ट के विजुअल्स बार बार दिखाई देते हैं। बॉन्ड को समझ में नहीं आता कि इन विजुअल्स में ये जगह कौन सी है, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। बॉन्ड को जब भी कोई विजुअल आता है तो वो उसको अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अब अगले सीन में हम बर्लिन शहर को देखते हैं, जहाँ CIA
का एक ऑपरेशन चल रहा है जिसे सीआईए एजेंसी की डेप्यूटी डायरेक्टर पैमेला लैंडी ऑपरेट कर रही है। इस मिशन में पैमेला अपने एक एजेंट को $3 मिलियन देकर एक सीक्रेट डील के लिए भेजती है। उसके एजेंट को ये $3 मिलियन एक अननोन आदमी को देने होते हैं, जिसके बदले वो उस एजेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल देगा। इस फाइल में 7 साल पहले सीआईए के अकाउंट में गायब हुए $20 मिलियन के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब ये मिशन चल रहा होता है तभी हम आल को देखते हैं, जो रशियन गवर्नमेंट की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का काबिल असासीन होता है। इसके अलावा ये एक रशियन बिजनेसमैन ग्रेटकोव के लिए काम करता है, जिसने गवर्नमेंट की सभी सर्विस को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया है। सीआईए के इस मिशन को बर्बाद करने के लिए आल एक बिल्डिंग में 2 बॉम्ब प्लांट करता है। एक बॉम्ब से पूरी बिल्डिंग की पावर सप्लाई कट हो जाती है और दूसरे बॉम्ब को खुला छोड़ दिया जाता है। इस बॉम्ब पर उसने जेसन बॉर्न के फिंगरप्रिंट्स को छोड़ दिया है ताकि सारा शक बॉर्न के ऊपर ही चला जाए। पावर सप्लाई कट होते ही पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा जाता है और इसका फायदा उठाकर अर्ल उस एजेंट और अननोन आदमी को मार देता है। जाते वक्त अर्ल यहाँ से पैसों के साथ उस फाइल को भी लेके जाता है। मिशन फेल होते ही पैमेला लेडी अब काफी परेशान हो जाती है। इधर अर्ल इस फाइल को रशियन बिजनेसमैन ग्रेटकोव को दे देता है। फिर ग्रेटकोव उसे एक नया मिशन बताता है जिसमें उसे जेसन बॉर्न को मारना है। अब अर्ल को पता चलता है कि बॉर्न इस समय गोवा में है, इसीलिए वो गोवा पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो बॉन की तलाश में लग जाता है। लेकिन वो बॉन को ढूंढे उससे पहले बॉन की नजर उस पर पड़ जाती है। बॉन उसको देखकर समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये आदमी उसे ढूंढने ही गोवा आया है। फिर बॉन उसकी नजरों से बचता हुआ मैरी को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन आल उसे स्पॉट कर लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। अब बॉन अपनी सीट मैरी के साथ एक्सचेंज करता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर आल उसके पास आए तो वो उसे शूट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आल एक जगह पे रुक जाता है और अपनी स्नाइपर से ड्राइवर सीट पर गोली चलाता है क्योंकि उसे लगता है कि बॉन ड्राइविंग कर रहा है। मैरी को गोली लगते ही उसकी गाड़ी से कंट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी पानी में गिर जाती है। पानी में जाने के बाद बॉन मैरी को गाड़ी से निकालता है और पता चलता है कि मैरी तो मर चुकी है। फिर भी बॉन उसे बचाने के लिए पानी के अंदर ही ब्रीथ देने लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बॉन बड़े ही दुखी मन से मैरी को पानी के अंदर ही छोड़ देता है और वहां से निकलता है। आल ब्रिज के ऊपर से उन दोनों पर नजर बनाए रखा हुआ है। उसे पानी के अंदर से कोई भी हलचल नजर नहीं आती। वो समझ जाता है कि मैरी और बॉन दोनों मर गए, इसीलिए वो चला जाता है। इसके बाद हम पैमेला लैंडी के एजेंट्स को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां बॉम्ब लगाया हुआ है और उन्हें वहां पर एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जब वो इस फिंगरप्रिंट्स को अपने डाटाबेस पर अपलोड करते हैं तो पता चलता है कि फिंगरप्रिंट ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म में शामिल एक सीआईए एजेंट का है और इसके अलावा इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इन्हें उस एजेंट का नाम भी पता नहीं चलता क्योंकि इनके पास ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस नहीं होता। पैमेला इन सारी चीजों का पता करने के लिए वर्जीनिया में सीआईए के हेडक्वार्टर में जाने के लिए निकल जाती है। फिर हम आल को देखते हैं जो अपने बॉस ग्रेटकोव के पास आता है और उसे मिशन के कंप्लीट होने की न्यूज देता है। उसके बाद वो अपनी फीस लेकर वहां से निकल जाता है। ग्रेटकोव को भी लगता है कि बॉन मर चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि बॉन अल को चकमा देकर बच गया है। इधर जेसन बॉर्न काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। उसकी लाइफ में बस मैरी थी जिसे वो अपना बोल सकता था। बेचारी वो भी मर गई। पानी से बाहर आने के बाद बॉन मैरी की तस्वीरें, पासपोर्ट और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जला देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी याद उसे जरा भी तंग करे। अब बॉन सोचता है कि उसने सीआईए से अपना पीछा छुड़ा लिया था और अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे कौन और क्यों टारगेट कर रहा है। इसके बाद इन चीजों के बारे में पता करने के लिए बॉन इटली के लिए निकल जाता है। यहाँ पैमेला लैंडी वर्जीनिया के सीआईए हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है और उसे ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट सपोर्ट करने पर एजेंट का नाम आता है जेसन बॉर्न। पैमेला को लगता है कि इस काम में कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। इसके बारे में और पता करने के लिए वो सीनियर डायरेक्टर एबॉट से मिलती है, लेकिन एबॉट पैमेला से इस ऑपरेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पैमेला उसको बताती है कि बर्लिन के ऑनगोइंग मिशन में हमारे एजेंट का मर्डर हुआ है और उसे वहां पर बॉर्न का फिंगरप्रिंट मिला। इतना सुनने के बाद एबॉट बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाती है तो उसे तो सीआईए से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए एबॉट कहता है कि मुझे ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता क्योंकि इस ऑपरेशन को अलेक्जेंडर कॉन्कलिन ऑपरेट कर रहा था और जहां तक मुझे पता है कॉन्कलिन और बॉर्न थोड़े समय पहले मर चुके हैं। फिर पैमेला बताती है कि 7 साल पहले सीआईए से $20 मिलियन चुरा लिए गए थे और उसके थोड़े समय के बाद उन्होंने एक आदमी को ढूंढा जो इसके बारे में बता सकता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको मार दिया और बाद में खुद को भी शूट कर दिया। उसके बाद पैमेला जब कॉन्कलिन का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो देखती है कि उसके बैंक अकाउंट में $7,60,000 होते हैं। इससे पैमेला का पूरा शक कॉन्कलिन और बॉर्न के ऊपर चला जाता है। वो बताती है कि जेसन बॉर्न ने ही बर्लिन में हमारे एजेंट को मारकर पैसे और फाइल चुरा लिए हैं। इसके बाद जेसन को देखते हैं जो अपने रियल पासपोर्ट का यूज करके एक दूसरी जगह पहुंचता है और ये बात सीआईए को पता चलती है तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को बॉर्न को रोकने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। उसे पकड़ने के बाद एयरपोर्ट पुलिस उसे पूछताछ करने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर सीआईए को कॉल लगाता है, लेकिन ये बात बॉर्न को पता चल जाती है, इसलिए वो उन्हें मारता है और यहाँ से भाग भी जाता है।
है, लेकिन भागने से पहले बॉन उस पुलिस वाले के मोबाइल से सिम कार्ड डिटेल्स को कॉपी कर लेता है ताकि वो जिससे भी बात करे बॉन को पता चल जाए। जब वो पुलिस ऑफिसर पैमेला लैंडी को कॉल करता है तो बॉन को पता चलता है कि CIA में नई डेप्यूटी डायरेक्टर आ गई है जो एक केस को हैंडल कर रही है जिसमें वो बॉन को बर्लिन में हुई किलिंग का सस्पेक्ट मान रही है। इसके बाद बॉन एक गाड़ी चुराकर यहाँ से जाने लगता है और रास्ते में उसे पुराने विजन्स याद आते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो ऑपरेशन टेररस्टॉर्म का हिस्सा थी जिसका नाम निकी होता है। निकी एक टेक्नीशियन होती है और इसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। एबॉट निकी को CIA के हेडक्वार्टर में लेके जाता है जहां वो पैमेला से मिलती है। पैमेला उससे जेसन बॉर्न, कॉन्कलिन और ऑपरेशन टेररस्टॉर्म के बारे में पूछताछ करती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। फिर पैमेला निकी को अपने मिशन में शामिल करने का ऑफर देती है। इसके बाद हम बॉर्न को देखते हैं जो ऑपरेशन टेररस्टॉर्म में जिंदा बचे एक एजेंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो बताता है कि कॉन्कलिन के मरने से पहले ही इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था और बातों ही बातों में वो पुलिस को भी कॉल कर देता है जिससे इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और बॉर्न को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। यहाँ से जाते वक्त बॉर्न घर की गैस लीक कर देता है और पूरे घर को ही उड़ा देता है जिससे कोई सबूत ना बचे। बॉर्न बहुत परेशान होता है और उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। कुछ देर सोचने के बाद वो पैमेला लैंडी का पीछा करने के लिए बर्लिन पहुंचता है। पैमेला का पीछा करते हुए वो उसके सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है। बॉर्न को लगता है कि पैमेला का कनेक्शन ऑपरेशन टेररस्टॉर्म से है। अब बॉर्न स्नाइपर से पैमेला को गन पॉइंट पर रखकर उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम्हारा टेररस्टॉर्म से क्या कनेक्शन है। पैमेला बताती है कि यह ऑपरेशन कॉन्कलिन की मौत के साथ ही खत्म हो गया था और वो इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जानती। पैमेला की बातें सुनने के बाद बॉर्न उसे मारने का इरादा बदल लेता है। तभी उसे निक्की दिखाई देती है और उसे याद आता है कि वो भी तो टेररस्टॉर्म का हिस्सा थी। इसलिए बॉर्न पैमेला को कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ लेकिन उससे पहले मैं निक्की से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। फिर CIA के ऑफिस में डिस्कस होता है कि निक्की को उसके पास भेजने के लिए क्या क्या इंतजाम करने चाहिए। वो प्लान कर लेते हैं कि निक्की का पीछा कैसे करना है और बॉर्न से उसका मकसद कैसे पता करना है। इसके बाद हैवी रूफटॉप सिक्योरिटी के साथ निक्की के ऊपर नजर रखते हुए उसे बॉर्न के पास भेज देते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक रैली निकलने लगती है जिसका फायदा उठाकर बॉर्न CIA से बचता हुआ निक्की को लेकर गायब और पूरी टास्क फोर्स उसको ढूंढती रह जाती है। फिर बॉर्न निक्की को एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर पूछताछ करने लगता है और निक्की उसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि ऑपरेशन टेररस्टॉर्म के बारे में किसी भी डॉक्यूमेंट पर लिखा नहीं था, यानी यह मिशन ऑन पेपर कभी हुआ ही नहीं। इसके साथ ही वो बताती है कि इस ऑपरेशन को एबॉट ऑपरेट कर रहे थे, ना कि कॉन्कलिन। एबॉट ही इसके सुपरवाइजर थे। निक्की को इसके अलावा कुछ भी पता नहीं होता। फिर वो बॉर्न को कहती है कि मैंने सुना है कि बर्लिन में हुई चोरी और किलिंग में तुम्हारा हाथ है, लेकिन बॉर्न कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उस समय मैं बर्लिन से 4000 मील दूर गोवा में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। मेरा बर्लिन आने का एक ही मकसद है, उस आदमी को पकड़ना जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया और मुझे मारने की कोशिश की। इसके बाद बॉर्न वहां से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि इन दोनों की कॉन्वर्जेशन पैमेला सुन रही थी और अब पैमेला भी सोच में पड़ जाती है कि शायद बॉर्न सच बोल रहा है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर इन सब के पीछे बॉर्न नहीं है तो कौन है। इसके बाद अगले सीन में हम एक इंटरनेट कैफे में बॉर्न को देखते हैं जहां पर वो कंप्यूटर पर एक रशियन पॉलिटिशियन के बारे में सर्च कर रहा होता है जिसका नाम नेस्की है, क्योंकि निकी ने उसको बताया था कि नेस्की के मर्डर केस में उसका नाम आ रहा है और नेस्की CIA के उन $20 मिलियन के बारे में कुछ जानता था। इसलिए बॉर्न इस केस के बारे में सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि नेस्की एक ईमानदार पॉलिटिशियन था और एक दिन अचानक उसकी वाइफ ने उसे मारकर खुद को भी शूट कर दिया। अब बॉर्न उस जगह पर जाने को डिसाइड करता है जहां नेस्की का मर्डर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्कलिन का असिस्टेंट डेनिजोन एबॉट को उस बिल्डिंग में बुलाता है जहां बॉम्ब लगाया हुआ है। डेनिजोन उसको बताता है कि जहां तक मुझे लगता है इस बॉम्ब को बॉर्न ने नहीं लगाया और कोई बॉर्न को फंसाने की साजिश कर रहा है। ये सब सुनने के बाद एबॉट इसे चाकू से मार डालता है ताकि ये पैमेला को कुछ भी न बता पाए। अब बॉर्न उसी होटल में जाता है जहां नेस्की का मर्डर हुआ था। जब बॉर्न उस रूम में जाता है तो उसे विजुअल्स याद आने लग जाते हैं। बॉर्न को पता चलता है कि उसने नेस्की को मारा था, तभी उसकी वाइफ वहां आ गई, इसलिए बॉर्न उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फिर बॉर्न ने क्राइम सीन को इस तरह मैनिपुलेट किया कि देखने पर लगे कि ये नेस्की की वाइफ ने किया है। फिर होटल के किसी स्टाफ को बॉर्न की एक तस्वीर मिलती है जिसके ऊपर वांटेड लिखा हुआ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। थोड़ी ही देर में होटल पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, लेकिन बॉर्न उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। उसके भागने के थोड़ी देर बाद पैमेला भी होटल पहुंचती है और जब वो नेस्की के क्राइम सीन को एनालाइज करती है तो उसे पता चलता है कि नेस्की को उसकी वाइफ ने नहीं मारा और ना ही उसने खुद को शूट किया था। इसके बाद हम एबॉट को देखते हैं जो उस रशियन बिजनेसमैन ग्रेटकोव को कॉल पर बताता है कि हमें जल्दी बॉर्न को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हमने जो $20 मिलियन चुराए हैं उसका राज
सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ग्रेट को इस काम को करने के लिए मना कर देता है और कॉल ही काट देता है। तभी एबॉट के पीछे बॉन को देखते हैं, जो उसके ऊपर गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो और तुमने मैरी को क्यों मरवाया था। फिर एबॉट उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम एक खूनी हो और खूनी का पीछा कभी छूटता नहीं। फिर वो बताता है कि उसी ने CIA से $20 मिलियन की चोरी की थी और उसी ने ग्रेट को की मदद से नेस्की को मारने के लिए बॉन को भेजा था। बॉन एबॉट की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और वहां से चला जाता है। फिर जब पैमेला एबॉट के रूम में आती है तो एबॉट अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है और मरते वक्त कहता है, मैंने जो भी किया वो इस देश के लिए किया। फिर बॉन उस टेप रिकॉर्डर को पैमेला को भेजता है, जिसे सुनकर पैमेला को ये सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं कि इस पूरे गेम के पीछे एबॉट और ग्रेट कॉप का ही हाथ था और बॉन बिल्कुल निर्दोष है। इसके बाद बॉन नेस्की की बेटी से मिलने और अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए मॉस्को जाता है। वहां जाने पर उसको पता चलता है कि अब नेस्की की बेटी कहीं और ही रहती है। वहां की एक औरत उसको एक नया एड्रेस भी देती है। इधर मॉस्को की पुलिस बॉन को ढूंढ रही है और उनके पास उसकी तस्वीर भी है। वो सभी लोगों को बॉन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पुलिस के अलावा अल भी उसको ढूंढ रहा है। पूछताछ करते वक्त पुलिस वाले उस टैक्सी ड्राइवर के पास आते हैं जिसकी टैक्सी में बॉन यहाँ पर आया था और वो टैक्सी वाला उन्हें बॉन का पता बता देता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उनका सायरन सुनने के बाद बॉन चुपचाप वहां से भाग जाता है, लेकिन अल उसके कंधे पर गोली चलाता है और पुलिस अल को अरेस्ट कर लेती है। बॉन मौका देकर वहां से भाग निकलता है। जब अल पुलिस को बताता है कि वो सीक्रेट सर्विस से है तो पुलिस उसे छोड़ देती है। इधर बॉन के घाव से बहुत खून बहता है, जिसके लिए वो एक दुकान से कुछ दवाइयां लेता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको देख लेता है, लेकिन बॉन वहां से भी बच निकलता है। इसी बीच अल उसको भागते हुए देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और उसके ऊपर गोलियां भी चलाता है, लेकिन कुछ देर के बाद अल की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें वो मारा जाता है। हाँ, पुलिस ग्रेट को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उनके पास सबूत के तौर पर एबॉट की रिकॉर्डिंग है। फिर बॉन नेस्की की बेटी के पास जाता है। वो उससे अपनी गलती कन्फेस करता है और माफी मांगकर चला जाता है। कुछ समय के बाद बॉन न्यूयॉर्क से पैमेला को कॉल करके पूछता है कि अब तो पूरा केस सॉल्व हो गया, लेकिन CIA मेरा पीछा अब तक क्यों नहीं छोड़ रही है। पैमेला उसे टेप रिकॉर्डर के लिए शुक्रिया करती है और बातों ही बातों में बॉन को उसका रियल नाम बताती है, जो कि डेविड वेड है। बॉन पहले मिसौरी में रहता था। फिर पैमेला उसे वापस से CIA ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन बॉन उसे मना कर देता है। इसी के साथ बॉन फिल्म सीरीज का दूसरा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि बॉन जब नेस्की की बेटी से माफी मांगने जाता है तो अल उसके कंधे पर शूट कर देता है। अब रशिया के मॉस्को में घायल बॉन पुलिस वालों से बचता हुआ एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन कुछ पुलिस वालों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, इसलिए बॉन चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। फिर बॉन अपनी जान बचाकर एक मेडिकल डिस्पेंसरी पर जाता है, जहां वो एक इंजेक्शन को अपने घाव के ऊपर लगाता है और मरहम पट्टी करता है। अब अपना इलाज करते समय बॉन को पास्ट की कुछ विजुअल्स याद आ जाते हैं और उनमें वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है। उसकी यादों में हम देख पाते हैं कि बॉन को कोई जबरदस्ती प्रोग्राम में शामिल करना चाहता था। बॉन को ये विजन्स बार बार परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 रशियन पुलिस ऑफिसर आते हैं। जब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बॉन को पकड़ने की कोशिश करता है तो बॉन उसे बेहोशी कर देता है, जिसको देखकर तो उसका साथी बहुत डरता है और फिर बॉन उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही चला जाता है। अब इस घटना के 6 हफ्ते के बाद दिखाते हैं पैमेला लैंडी एबॉट की टेप रिकॉर्डिंग को CIA को दे देती है, जिसमें उसने बॉन के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया था। इस मीटिंग में पैमेला बॉन की तरफदारी कर रही होती है, लेकिन बाकी लोग उसकी बातों से सहमत नहीं होते और वो जेसन बॉन को CIA का दुश्मन समझते हैं। इसके बाद हम इटली में एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम सिमन रोज है, जो ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सिमन अब अपने खबरी से मिलता है तो उसे जेसन बॉन और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी क्रूज के बारे में पता चलता है। वो इस केस को सुलझाने के लिए अब बॉन के पीछे लग जाता है। फिर हम पेरिस में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है, जो मैरी का भाई है। जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ बॉन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। बॉन उसे बताता है कि मैरी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों खुशी से गोवा में रह रहे थे, लेकिन एक दिन मैरी को किसी ने शूट कर दिया। मार्टिन बहुत उदास होता है और वो बॉन से पूछता है कि क्या तुमने मैरी के कातिल को मार दिया या फिर नहीं। बॉन जवाब देता है कि हाँ। अब हम लंदन में सिमन को देखते हैं, जो कॉल पर बॉन और ऑपरेशन ब्लैक बेयर के बारे में बात कर रहा होता है। उसकी कॉल से ये इन्फॉर्मेशन CIA को पता चल जाती है। अब CIA में सभी डिस्कस करने लगते हैं कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्टर को कैसे पता चली। CIA ने सिमन के ऑफिस और घर पर नजर रखने के लिए अपने एजेंट्स को काम पर लगा दिया होता है। फिर हम CIA के नए डायरेक्टर नोहा वॉटसन को देखते हैं, जिसे एबॉट की जगह पर लाया गया है। फिर नोहा अपनी टीम को सिमन की खबर के बारे में पता करने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक ट्रेन में बॉन को देखते हैं। जब बॉन अखबार पढ़ रहा होता है तो
उसे सिमन का एक आर्टिकल दिखाई देता है जिसमें सिमन ने लिखा है कि जैसन बॉन्ड कौन है। उसने मैरी के भाई पर भी एक आर्टिकल लिखा होता है जिसे देखकर उसे मैरी के विजन्स याद आते हैं। बॉन्ड उसे पढ़कर सरप्राइज होता है और सिमन के बारे में बार बार सोचने लगता है। फिर जब सिमन अपने ऑफिस में होता है तो बॉन्ड उसे कॉल करके स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच CIA के एजेंट सिमन का पीछा कर रहे होते हैं और नोहा ऑफिस में CCTV कैमरे से उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। अब बॉन्ड को जैसे ही इस बात की भनक लगती है तो वो एक फोन को खरीदता है और चुपके से उस फोन को सिमन की पॉकेट में डाल देता है ताकि उसे CIA वाले ट्रेस न कर सके। फिर बॉन्ड उसको गाइड करते हुए एक जगह पर बुलाता है और पूछता है कि तुम्हें ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। सिमन बताता है कि मुझे ये खबर मेरे इन्फॉर्मर ने दी है और उसने ये भी बताया है कि ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर की शुरुआत बॉन्ड से हुई। वो जैसे सिमन से कुछ और सवाल पूछता है तभी वहां पर CIA के एजेंट्स आ जाते हैं। बॉन्ड उसे फिर से कॉल पर गाइड करता हुआ एजेंट से बच जाता है, लेकिन नोहा उसे CCTV में देख लेता है और वो अपने एजेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि उसे पकड़ो। एक एजेंट सिमन को मारने वाला होता है तभी बॉन्ड आकर उसे बचा लेता है। नोहा को CCTV से बॉन्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो कहां पर है। अब बॉन्ड सिमन को एक कमरे में छुपने के लिए कहता है, लेकिन सिमन उसकी बात मानता ही नहीं। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो एक स्नाइपर उसे शूट कर देता है। फिर बॉन्ड सिमन के बैग से डॉक्यूमेंट्स लेकर उस स्नाइपर का पीछा करता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। अब बॉन्ड को सिमन की डायरी और एक सीवेल एंड मरबरी नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पता चलता है और उसे इस बैंक की मैड्रिड ब्रांच का एड्रेस भी मिल जाता है। सिमन का इन्फॉर्मर जब उसकी मौत की न्यूज देखता है तो वो सारे सबूत और एक गन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। उधर नोहा पैमेला को इस केस में शामिल होने का ऑफर देता है। पैमेला को उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं होता, लेकिन जब उसे बॉन्ड के बारे में पता चलता है तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। पैमेला ऑफिस आते ही अपने काम पर लग जाती है और सिमन का पूरा बायोडाटा निकाल लेती है। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे सिमन के खबरी के बारे में भी पता चल जाता है जिसका नाम है नील डैनियल्स, जो मैड्रिड का स्टेशन चीफ है। इधर बॉन्ड सीवेल एंड मरबरी के ऑफिस पर पहुंचता है जहां उसे नेल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे ये बात पता चल जाती है कि नेल ही सिमन का खबरी है। वहां उसे नेल की एक पिक्चर मिलती है जिसे देखने पर उसे विजुअल्स आने लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि नेल ऑपरेशन ट्रेड स्टॉर्म और ब्लैक ब्रेयर में शामिल था। CIA ने नेल को पकड़ने के लिए अपने 2 एजेंट्स को उसके ऑफिस पर भेजा है जहां अभी बॉन्ड मौजूद होता है। फिर बॉन्ड उन दोनों को कंफ्यूज करके मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहां पर निकी आ जाती है। 3 मिनट में CIA की टीम इधर पहुंचने वाली होती है, इसलिए बॉन्ड निकी को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो जानती है कि नेल कहां पर है। अब निकी बॉन्ड को बताती है कि नेल ने तुम्हारे ऊपर एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट किया और उसने इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे सारे जज्बातों को मिटा दिया है। फिर निकी उसे नेल का पता बताती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। CIA को नेल की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए नोहा उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक असासिन को देता है। इसके बाद ये असासिन नेल को मारने के लिए टैंगियर सिटी पहुंचता है। इधर बॉन्ड और निकी भी टैंगियर में आ जाते हैं। निकी CIA के डाटा को हैक कर लेती है और उसको पता चलता है कि CIA ने नेल को मारने के लिए डैश नाम के एक क्रिमिनल को भेजा है। फिर निकी डैश की लोकेशन को चेंज कर देती है जिसकी भनक CIA को लग जाती है, इसलिए वो अपने असासिन को पहले नेल को और उसके बाद निकी और बॉन्ड को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड डैश का पीछा कर रहा है। कुछ देर के बाद डैश अपना स्कूटर पार करके थोड़ी आगे एक बैग रखता है। नेल भी इसी तरफ आ रहा है। बॉन्ड को लगता है कि इस बैग में बॉम्ब है, इसलिए वो नेल को पहले रोक देता है, लेकिन तभी बॉन्ड को पता चलता है कि बॉम्ब उसके स्कूटर में है और इससे पहले कि बॉन्ड उससे बच पाता, डैश बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और नेल उसकी चपेट में आकर मर जाता है। अब नेल को मारने के बाद किलर निकी को मारने के लिए निकल जाता है। बॉन्ड भी पुलिस वालों से बचता हुआ निकी को बचाने के लिए वहां से निकलता है। इधर हम निकी को देखते हैं जिसको भनक लग जाती है कि शहर में ब्लास्ट हुआ है और तभी वो अपने आसपास कुछ पुलिस की गाड़ियों को भी देखती है, इसलिए वो मोबाइल तोड़कर वहां से भाग निकलती है ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। अब हम देखते हैं निकी का पीछा वो किलर कर रहा है, इस किलर का पीछा बॉन्ड कर रहा है और बॉन्ड का पीछा पुलिस कर रही है। अब बॉन्ड छत से भागता हुआ हाथों पर कपड़े बांध लेता है ताकि दीवार पर लगे कांच उसके हाथों पर न लगे। भागते हुए निकी एक घर पर पहुंचती है जहाँ वो किलर भी आ जाता है। इसी बीच बॉन्ड सामने के घर से उस किलर को देखता है और खिड़की से कूदकर वहां जाता है। किलर बॉन्ड को पूरी तरह मारने लगता है और तभी निकी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद बॉन्ड उस किलर को गला दबाकर मार ही देता है। तभी बॉन्ड उसके मोबाइल से CIA को मैसेज भेजता है कि उसने निकी और बॉन्ड को मार दिया, लेकिन नोहा को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो पुलिस को चेक करने के लिए भेजता है। फिर नोहा कॉल पर किसी को ये न्यूज बताता है तो सामने से वो आदमी कहता है कि अगर ऑपरेशन ब्लैक ब्रेयर फेल हो जाए तो इसका सारा इल्जाम पैमेला पर डाल देना। इधर बॉन्ड निकी को बताता है कि मैंने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। अब बॉन्ड को एहसास होता है कि CIA ने उसे राक्षस बना दिया है जिसके लिए सही और गलत में कोई फर्क नहीं है और वो एक हैवान की जिंदगी जी रहा है। यहाँ पैमेला बॉन्ड की फाइल को चेक करती है
तो उसे पता चलता है कि जैसन बॉर्न पहला इंसान था जिसे ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उसे 72 घंटों तक पानी में डुबाया रखा, और इन सब के पीछे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अल्बर्ट हिरिश का हाथ था। इसके बाद हम देखते हैं कि निकी अपने बाल काट रही होती है ताकि उसको कोई पहचान न पाए, क्योंकि अब वो CIA की वांटेड लिस्ट में आ चुकी है और वो उसको मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर निकी बॉर्न के साथ रहती तो उसके ऊपर खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए बॉर्न उसे यहाँ से भेज देता है। इसके बाद बॉर्न उस जगह पर जाता है जहाँ नेल का सामान रखा हुआ था। यहाँ उसे नेल के सूटकेस में एक जला हुआ डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है जो CIA के डायरेक्टर नोवा विजन के ऑफिस का होता है। अब ये सब देखने के बाद बॉर्न को लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो जुड़ी हुई है, इसीलिए वो इसका पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है जहां नोवा वॉटसन का ऑफिस होता है। यहाँ नोवा और पैमेला को पता चलता है कि बॉर्न अभी भी जिंदा है और पैमेला को लगता है कि बॉर्न उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बॉर्न सीधे ही नोवा के ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए वो पैमेला को कॉल करके बात करने लगता है। पैमेला को पता है कि उसकी कॉल ट्रेस हो रही है, इसलिए वो बॉर्न से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती और वो उससे कोड वर्ड में बात करती है। वो बॉर्न को उसका रियल नाम और डेट ऑफ बर्थ बताती है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ नहीं होती बल्कि ये एक लोकेशन होती है जहां वो बॉर्न को मिलने के लिए बुलाती है। बॉर्न भी उसके कोड वर्ड को समझ जाता है। CIA को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पैमेला के फोन पर एक एड्रेस भेजता है। अब नोहा अपनी पूरी टीम के साथ पैमेला के पीछे उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे बॉर्न कहीं भी नजर नहीं आता। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जो जेसन बॉर्न का होता है। यहाँ हमें बॉर्न की चालाकी देखने को मिलती है। बॉर्न उससे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पर हो, तो नोहा बताता है कि मैं अपने ऑफिस पर हूँ। बॉर्न कहता है कि अगर तुम ऑफिस में होते तो हम दोनों तो आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते। इसका मतलब बॉर्न उन्हें पैमेला के पीछे लगाकर उसके ही ऑफिस में आ गया है। अब बॉर्न उसके लॉकर में रखी हुई सारी फाइल्स को पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि ऑपरेशन ब्लैक बेयर ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है। बॉर्न को इस फाइल में उन लोगों की डिटेल्स मिलती है जिनको CIA ने मरवा दिया है। फिर बॉर्न वहां से सारी फाइल्स लेकर भाग जाता है। नोहा को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने सभी एजेंट्स को तुरंत बॉर्न के पीछे लगा देता है और इसके अलावा उसने एक असासिन को बॉर्न को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। पैमेला को भी बॉर्न के इस कारनामे का पता चलता है तो वो उस एड्रेस के लिए रवाना होती है जो उसने कोड वर्ड के रूप में बॉर्न को बताया था। इधर बॉर्न उन एजेंट से भागता हुआ एक बिल्डिंग की छत पर आता है और वहां पार्किंग से गाड़ी को चुराकर एजेंट से बचकर गाड़ी को बिल्डिंग के नीचे कूदा देता है। इसके बाद बॉर्न पुलिस की गाड़ी चुराकर यहाँ से बच निकलता है। यहाँ नोहा उस कोड वर्ड को डिकोड कर लेता है जो पैमेला ने बॉर्न को बताया था, इसीलिए वो अपनी टीम को जल्दी से वहां जाने का ऑर्डर देता है। बॉर्न के पीछे नोहा का भेजा हुआ असासिन उसे खत्म करने के लिए आता है, लेकिन कुछ देर तक बॉर्न को चेस करने के बाद वो उसे मारने के लिए अपनी गाड़ी से टक्कर देता है। बॉर्न एक्सीडेंट से बचने के लिए सीट बेल्ट लगा लेता है और जब उसकी गाड़ी की टक्कर होती है तो उसमें वो असासिन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब बॉर्न उसे बिना मारे पैमेला की दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर होता है। इस जगह पर बॉर्न के ऊपर ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के लिए एक्सपेरिमेंट करके एक हथियार बनाया गया था। उस बिल्डिंग को देखने से बॉर्न को कुछ विजुअल्स याद आ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके बॉर्न इन विजुअल्स पर कंट्रोल पाता है और अंदर जाके पैमेला को वो फाइल्स देता है जिसे उसने नोहा के ऑफिस से चुराया था। इन फाइलों को देखकर पैमेला समझ जाती है कि ये फाइल कितनी खतरनाक हो सकती है और इन्हें वापस पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इधर नोहा की पूरी टीम बिल्डिंग को घेर लेती है। अब पैमेला इन फाइल्स को बचाने के लिए इन्हें किसी दूसरी जगह फैक्स मशीन से भेज देती है। नोहा के बहुत सारे आदमी इस बिल्डिंग के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। नोहा जब तक पैमेला के पास जाता तब तक उसने सारी फाइल्स को सेफ जगह पर भेज दिया होता है। बॉर्न जब इस बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर जाता है तो उसे सारी बातें याद आ जाती हैं कि नेल उसे लेकर इसी जगह पर आया था और यहाँ उसके साथ टॉर्चर किया गया था। अब बॉर्न आखिर में एक डॉक्टर से मिलता है जिसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। बॉर्न पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर उसे अपनी बातों में कुछ देर उलझाए भी रखता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही देर में नोहा की टीम पहुंचने वाली है। बॉर्न उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं अमेरिकी लोगों की जान बचाने में काम आऊंगा, लेकिन तुमने मुझे इन जानवरों को सौंप दिया जिन्होंने मुझसे कई बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया। तुम्हें सारी बातें पता थी लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बॉर्न उससे अपने सवाल पूछ ही रहा होता है कि तभी वहां पर नोहा के आदमी आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए बॉर्न खिड़की से कूदता है। अब बिल्डिंग में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे नोहा ने बॉर्न को मारने के लिए भेजा था, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बेयर का एजेंट है जिसे बॉर्न ने घायल हालत में छोड़ दिया था। बॉर्न यहाँ से बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो एजेंट आ जाता है और वो मारने से पहले बॉर्न को पूछता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा। बॉर्न कहता है कि अब मैं वो कातिल नहीं हूँ जो उन्होंने मुझे बनाया था। उन्होंने हमें बिना सोचने वाला कातिल बना दिया जिसका काम सिर्फ ऑर्डर लेके लोगों को मारना होता है, लेकिन हम कोई हत्यारे नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। वो लोग तुम्हें भी
ही एक कातिल बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी समय है। इन बातों को सुनने के बाद उसे बॉन के ऊपर विश्वास हो ही जाता है और वो उसके ऊपर से अपनी गन हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि नोहा के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, जिनसे बचने के लिए बॉन पानी में कूदता है, लेकिन इस वक्त नोहा उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। उसे लगता है कि बॉन को उसने मार दिया और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद हम निक्की पैटसन को देखते हैं, जो टीवी पर न्यूज देख रही होती है। तभी उसको पता चलता है कि सीआईए के हेड एज़रा कार्मर पर ऑपरेशन ब्लैक बेयर शुरू करने की जांच शुरू कर दी गई है। सीआईए एजेंसी के डायरेक्टर नोवा वोजन और इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड डॉक्टर अल्बर्ट हिरिश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निकी को यह भी पता चलता है कि डेविड वेब यानी जेसन बॉर्न ने इस ऑपरेशन का पर्दाफाश करने के लिए पैमेला को जरूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी। पुलिस टीम 3 दिन तक तलाश करने के बाद भी बॉर्न की डेड बॉडी को ढूंढ नहीं पाई। इस खबर को सुनकर निक्की बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि बॉर्न जिंदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न पानी से तैरकर यहाँ से कैसे बच निकला। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। मूवी की शुरुआत होती है जेसन बॉर्न के विजुअल से, जिसमें हम देखते हैं कि बॉर्न को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन टेडस्टॉर्म का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम बॉर्न के अलावा कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल है। फिर हम उन विजुअल्स को देखते हैं जिनमें बॉर्न लोगों को जान से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब बॉर्न की आंख खुलती है तो उसे हम ग्रीक और अल्बानियन के बॉर्डर पर देखते हैं। बॉर्न ने अपने आप को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया है। वो अब एक स्ट्रीट फाइटर बन चुका है और कुछ पैसों के लिए अलग अलग जगह पर जाकर फाइट्स करता है। अब क्योंकि बॉर्न एक सीआईए एजेंट है, इसलिए उसे हैंड टू हैंड फाइट में हराना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद हम आइसलैंड में ऑपरेशन टेडस्टॉर्म की टेक्नीशियन निकी पैटसन को देखते हैं। निकी ने जब से जेसन बॉर्न के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक बेयर का खुलासा किया है, तब से वो गुमनामी की जिंदगी जी रही है। यहाँ पर निकी ने एक हैकर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। फिर निकी अपने कंप्यूटर से सीआईए के पूरे सर्वर को हैक कर लेती है, जिससे उसे सीआईए की सभी फाइल्स का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद तो वो सीआईए के कुछ सीक्रेट मिशंस की फाइल्स को अपनी पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेती है। इस फाइल का नाम ब्लैक ऑपरेशन है, जिसमें टेडस्टॉर्म और ब्लैक बेयर जैसे कुछ और ऑपरेशन का डाटा होता है। अब निकी जब इन फाइल्स को डाउनलोड कर रही होती है तो इसका पता सीआईए की साइबर सिक्योरिटी की हेड ऑफिसर को पता चल जाता है, जिसका नाम है हेदर ली। उसे अपने डिवाइस पर पता चलता है कि ये काम आइसलैंड की किसी हैकर कम्युनिटी ने किया है, जो उनके सर्वर के मेन फ्रेम से फाइलें चुरा रहा है। इसके बाद तो हेदर भी अपना कमाल दिखाती है और उस हैकर कैंप की पूरी पावर सप्लाई काट देती है, जिससे निकी का कंप्यूटर होता है बंद। लेकिन उसने बहुत सारी जरूरी फाइल्स को डाउनलोड कर लिया होता है। लेकिन हेदर भी कोई कम नहीं है। वो लाइट कट करने से पहले निकी के पेन ड्राइव में मालवेयर डाल देती है। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद हेदर को पता चलता है कि उनके सर्वर से डाटा निकी पैटसन ने चुराया है, जिसने पहले तो सीआईए के लिए काम किया था और बाद में जेसन बॉर्न का एक इलीगल मिशन में साथ भी दिया। इस पूरी घटना के बाद सीआईए की एक मीटिंग होती है, जिसमें हेदर पूरी इंफॉर्मेशन सीआईए के नए डायरेक्टर रॉबर्ट डुवी को देती है। हेदर बताती है कि एक्स सीआईए एजेंट निकी ने उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है और मैंने उसकी फाइल में मालवेयर लगा दिया, जिससे वो जब इन फाइल को खोलेगी तो हमें उसकी करंट लोकेशन पता चल जाएगी। निकी को पकड़ने के लिए इस मिशन को हेदर हैंडल करने लग जाती है। इसके बाद हम बॉर्न को देखते हैं जो स्ट्रीट फाइट कर रहा है। तभी उसकी नजर निकी पर पड़ती है और उससे मिलने के लिए वो सामने वाले आदमी को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद निकी उसको 1 घंटे के बाद मिलने के लिए ग्रीक की पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने बुलाती है। यहाँ सीआईए को भी निकी का पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी टीम भेजते हैं। अब डायरेक्टर रॉबर्ट अपने एक असासिन को निकी को पकड़ने का काम देता है। पहले तो वो काम करने से मना करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि निकी के साथ बॉर्न भी है तो वो इस मिशन के लिए मान जाता है, क्योंकि ये भी ऑपरेशन ब्लैक बेयर का मेंबर था। और जब बॉर्न ने इस ऑपरेशन का खुलासा किया तो पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था। फिर इसे 2 साल के लिए जेल में भी डाल दिया गया, जहाँ उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था और इन सारी चीजों का जिम्मेदार वो बॉर्न को मानता है। अब यहाँ जब बॉर्न निकी से मिलता है तो वो बताती है कि सीआईए वाले ऑपरेशन टेडस्टॉर्म से पहले ही तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने ये ऑपरेशन ज्वाइन करवाने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। फिर निकी कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे बॉर्न को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता रिचर्ड वेब ने ही इस ऑपरेशन को शुरू किया था, जो सीआईए के लिए एक एनालिस्ट का काम किया करते थे। निकी बॉर्न से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें एक बार इन फाइलों को जरूर देखना चाहिए। उन दोनों में बात चली रही होती है कि तभी वहां पर सीआईए की अल्फा टीम पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर दोनों अलग अलग चले जाते हैं और अल्फा टीम बॉर्न के पीछे चली जाती है। फिर बॉर्न अपने स्किल्स का यूज करके उन दोनों एजेंट को मारकर यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस की बाइक को छीन लेता है, जिससे पुलिस उसके पीछे लग जाती है। अब सीआईए का असासिन भी ग्रीक पहुंच गया है। उधर निकी को सीआईए की ब्रावो टीम ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी वहां पर बॉर्न बाइक से गोलियां चलाते हुए आता है और निकी को अपने साथ बचा के लेके जाता है। दोनों यहाँ से दूर निकलने लगते हैं, तभी उनके पीछे वो असासिन गाड़ी से आ जाता है और कुछ देर तक पीछा करने के बाद असासिन अपने स्नाइपर
से निकी को शूट कर देता है, जिससे दोनों बाइक से गिर जाते हैं। बॉन्ड फिर स्नाइपर से बचने के लिए कवर लेता है और निकी को हिलने से बिल्कुल मना करता है, लेकिन निकी उसकी बात नहीं मानती और जब वो हलचल करती है तो असासिन उसे शूट करके मार ही देता है। मरने से पहले निकी ने बॉन्ड की तरफ एक चाबी फेंकी होती है। असासिन अपना पूरा काम करके पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकल जाता है। बॉन्ड इस चाबी की मदद से एक लॉकर तक पहुंचता है, जिसके अंदर उसको एक डायरी और उसके साथ एक पेन ड्राइव मिलती है। जब बॉन्ड उस डायरी को पढ़ता है तो उसे अलग अलग पेज पर एक जगह के कोऑर्डिनेट्स नजर आते हैं। जब वो उन्हें सर्च करता है तो पता चलता है कि वो कोऑर्डिनेट्स बर्लिन के हैं, इसलिए बॉन्ड तुरंत बर्लिन के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम एक आईटी कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम एरोन कैलोर है। एरोन एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसकी कंपनी का नाम डीप ड्रीम है। यहाँ वो अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग इवेंट में स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है कि हमारी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान यूजर्स की प्राइवेसी का रखा जाता है, जिससे लोगों की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। फिर हम एरोन कैलोर और रॉबर्ट डुवी के बीच बातचीत को देखते हैं। रॉबर्ट उसे नई वेबसाइट के लिए बधाई देता है और कहता है कि तुम्हारी वेबसाइट पर आने वाले यूजर्स का डाटा तुम हमें दोगे, जैसे तुम पहले कई बार किया करते थे, और तुम्हारी मदद से CIA का सिस्टम और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन एरोन कहता है कि पहले मैंने जो भी गलतियां की मैं उन्हें वापस दोहराना नहीं चाहता और मैंने अपने यूजर्स को प्राइवेसी का प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अपने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ कभी शेयर नहीं करूंगा। फिर हम हैदर ली को बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं, जिसमें वो बॉन्ड की मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़ रही होती है। हैदर को लगता है कि CIA ने उसके साथ गलत किया है। उसके बाद वो बॉन्ड का एक स्टेटमेंट पढ़ती है जिसमें उसने कहा होता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं सही रास्ते पर आ सकता हूँ। इसको देखने के बाद तो हैदर की सहानुभूति बॉन्ड के साथ जुड़ जाती है। अब हम बॉन्ड को देखते हैं जो बर्लिन पहुंचने के बाद एक हैकर के पास जाता है जिसके साथ निकी पहले काम कर चुकी है। इस हैकर का नाम क्रिश्चियन है। वो आदमी बॉन्ड को पहचान लेता है। फिर बॉन्ड उसे वो पेन ड्राइव देता है जो उसे लॉकर में मिली थी। क्रिश्चियन जैसे ही पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाता है तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत हैदर को मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बॉन्ड इस वक्त बर्लिन में है। अब जब बॉन्ड इस पेन ड्राइव की फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि ऑपरेशन ट्राइडस्टॉर्म को उसके पापा रिचर्ड वेब ने ही शुरू किया था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके पापा की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद ही बॉन्ड को इस ऑपरेशन को ज्वाइन करवाया गया। यहाँ CIA उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम को क्रिश्चियन के ठिकाने पर भेजती है। बॉन्ड इन फाइलों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तभी फिर से उसे विजुअल्स याद आने लग जाते हैं, जिसमें हम उसके पापा को देखते हैं जो बॉन्ड से कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर जब उसके पापा गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। बॉन्ड अपने विजुअल्स देख ही रहा होता है कि तभी क्रिश्चियन उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि इन फाइलों की कीमत बहुत ही ज्यादा है और क्रिश्चियन इन फाइल के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर बॉन्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब उन फाइल को देखता है तो उसे मेल्कन स्मिथ के बारे में पता चलता है। बॉन्ड इन फाइलों को पढ़ ही रहा होता है कि तभी CIA उसके कंप्यूटर से इन फाइलों को डिलीट कर देती है। इसके बाद बॉन्ड जैसे ही जा रहा होता है तभी वहां पर एक फोन बजता है। कॉल उठाने पर उसे रॉबर्ट की आवाज आती है। रॉबर्ट उसे बातों में उलझा कर रखना चाहता है क्योंकि CIA की टीम उसके ठिकाने पर पहुंचने वाली है। बॉन्ड भी उसकी बातों में आ जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी उसके पास हैदर का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि टीम पहुंचने वाली है और तुम्हारे पास बचने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। CIA की टीम के पहुंचने से पहले बॉन्ड वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम CIA की ऑफिस मीटिंग को देखते हैं जहां एक आदमी मेल्कन स्मिथ के बारे में बात कर रहा होता है। फिर हैदर कहती है कि हमें बॉन्ड को मारने की जगह जिंदा पकड़ना चाहिए और उसे वापस CIA में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। इसलिए अब वो बॉन्ड को पकड़ने के मिशन को लीड करना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तभी वहां पर हम नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एडविन रसल को देखते हैं जो रॉबर्ट के मना करने के बावजूद भी हैदर को इस मिशन की परमिशन दे देता है। इसके बाद एरोन कैलर को दिखाते हैं जो अपनी टीम के साथ जब ऑफिस से बाहर आता है तो गवर्नमेंट का एक आदमी उस पर लगे झूठे मुकदमों का नोटिस देता है। इस आदमी को रॉबर्ट नहीं भिजवाया है और वो एरोन से कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। इसके बाद तो एरोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने PA से रॉबर्ट के साथ हुई मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मांगता है, क्योंकि अब वो उसको सबक सिखाना चाहता है। लेकिन एरोन का PA रॉबर्ट को फोन करके वार्निंग देता है कि एरोन आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। इसलिए रॉबर्ट अपने असासिन को कॉल करके बुला लेता है क्योंकि यहाँ के हालात खराब होने वाले हैं। अगली सीन में हम मेल्कन स्मिथ को देखते हैं और ये वही आदमी है जिसने बॉन्ड के फादर की डेथ रिपोर्ट बनाई थी। इसके साथ ही ये ऑपरेशन ट्राइडस्टॉर्म और ऑपरेशन ब्लैक ब्रेड से भी जुड़ा हुआ है। फिर बॉन्ड मेल्कन को कॉल करके 15 मिनट बाद मिलने के लिए बुलाता है। तब इनकी सारी बातों को हैदर अपने मोबाइल में सुन रही होती है और वो बॉन्ड को पकड़ने के लिए एक टीम असेंबल करती है। यहाँ हैदर बॉन्ड को तो मारना नहीं चाहती क्योंकि वो उसको एक काबिल एजेंट समझती है, लेकिन रॉबर्ट उसे मारना चाहता है, इसलिए वो अपने असासिन को हैदर की टीम में शामिल कर देता है। इसके बाद मेल्कन स्मिथ बॉन्ड की बताई हुई जगह पर जाने लगता है और उसके पीछे हम हैदर की पूरी टीम को देखते हैं। इधर असासिन हैदर को चकमा देकर उसकी पूरी टीम को मार देता है और छत से
उसे मेल्कन के ऊपर स्नाइपर से नजर रखा हुआ है। बॉन फिर अपनी चालाकी दिखाता है और आसपास की सभी बिल्डिंग्स में फायर अलार्म्स को ऑन कर देता है, जिससे वहां भीड़ जमा हो जाती है और बॉन उसका फायदा उठाकर मेल्कन को अपने साथ लेके जाता है। फिर उसे गन पॉइंट पर रखकर सवाल पूछने लगता है। मेल्कन उसे बताता है कि तुम्हारे पापा एक ऐसी टीम बनाना चाहते थे जिसमें दुनिया के सबसे काबिल लोग हों, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उन्हें सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाए। लेकिन CIA वालों ने इस ऑपरेशन के लिए पहला एजेंट तुम्हें बनाने का फैसला किया, और जब इस बात का पता तुम्हारे फादर को चला तो वो इस ऑपरेशन को बंद करने वाले थे, पर CIA ने असासिन को भेजकर तुम्हारे फादर को मरवा दिया और उसे टेररिस्ट अटैक बताकर सभी का मुंह बंद करवा दिया। इस घटना का फायदा उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके ऑपरेशन टेररिस्टॉर्म में शामिल किया गया था। इसी वक्त वहां पर असासिन भी आ जाता है, जिसे देखकर बॉन को याद आता है कि उसके फादर की डेथ के समय वो भी वहां था। जब असासिन उसके ऊपर गोली चलाता है तो वो मेल्कन को लग जाती है और दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। बॉन बड़ी घायल हालत में हैदर के पास पहुंचता है तो हैदर उसे आयरन हार्ट मिशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि CIA एरोन की मदद से पूरी दुनिया के ऊपर निगरानी रखने वाली है और इसी के लिए रॉबर्ट अभी एरोन से मिलने के लिए लॉस वेगस जा रहा है, इसलिए तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। बॉन उसे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। हैदर कहती है कि हम दोनों ही रॉबर्ट से छुटकारा चाहते हैं, और इसके बाद वो बॉन को एक फोन भी देती है। फिर रॉबर्ट, बॉन, एरोन, हैदर और वो असासिन लॉस वेगस पहुंचते हैं। असासिन तो यहाँ पर एरोन को मारने के लिए आया है। जब रॉबर्ट और हैदर एरोन से बैक स्टेज पर मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हैदर और एरोन ने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। फिर एरोन जब स्पीच दे रहा होता है तो रॉबर्ट को पता चलता है कि हैदर की मदद से बॉन लॉस वेगस आ गया है। फिर वो अपने असासिन को एरोन को मारने के बाद हैदर को मारने का ऑर्डर देता है। जब असासिन एरोन पर गोली चलाने ही वाला होता है तभी बॉन उसके ऊपर लाइट से फोकस करता है, जिससे गोली एरोन के हाथ पर लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। रॉबर्ट अपने आदमियों को बॉन को मारने का ऑर्डर देकर यहाँ से निकल जाता है, और जब वो अपने होटल पहुंचता है तो बॉन भी वहीं पर आ जाता है। रॉबर्ट उसे फिर से CIA को ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसे बातों में उलझाए हुए रखता है। तभी वहां पर रॉबर्ट का असासिन आकर बॉन को शूट कर देता है, लेकिन बॉन उसे मार देता है। बॉन को गिरा हुआ देखकर रॉबर्ट उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी हैदर रॉबर्ट को गोली मार देती है। इसके बाद बॉन हैदर की बंदूक लेकर असासिन का पीछा करने लगता है, जो पुलिस की गाड़ी चुरा कर भाग रहा होता है। असासिन बॉन की गाड़ी को टक्कर मारने की पूरी कोशिश करता है, और जब सामने से ट्रैफिक जाम होता है तो वो ट्रैफिक के बीच में अपनी वैन से गाड़ियों को उड़ाता हुआ निकलता है। इसके बाद बॉन अपनी गाड़ी से जब उसे टक्कर मारता है तो उसकी वैन एक मॉल के पिलर से टकराकर बंद हो जाती है। फिर असासिन भागता हुआ एक टनल के अंदर जाता है, जहां बॉन उसको पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। उसी बीच वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा था और तुम वहीं पर थे, लेकिन सारी चीजों को देखकर तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद बॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो असासिन को गला दबाकर बुरी तरीके से मार देता है। उसके बाद बॉन वहां से निकल जाता है। फिर हम एरोन को देखते हैं, जो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, और मीडिया वाले उससे सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे ऊपर किसने गोली चलाई। एरोन तो पहले से भी ज्यादा फेमस हो चुका है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हम हैदर को देखते हैं, जो रसल से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं CIA की डायरेक्टर बन जाती हूँ तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और CIA के रिश्ते पहले से भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद मैं बॉन को CIA में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उसके जितना काबिल एजेंट कोई नहीं है। फिर हम दोनों साथ में देश की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद हैदर बॉन से मिलती है। वो उसे उसके फादर का एक मेडल देती है, जिसको देखकर बॉन बड़ा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसने अपनी फैमिली से जुड़ी किसी चीज को देखा है। हैदर उसे CIA को वापस ज्वाइन करने के लिए कहती है और बताती है कि अब CIA में सभी करप्ट ऑफिसर को निकाल दिया गया है। बॉन उसे कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। और जब हैदर अपनी गाड़ी में आती है तो उसको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसे प्ले करने पर वही बातें सुनाई देती है जो उसने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर के साथ की थी, जिसमें हैदर रसल से कहती है कि अगर बॉन CIA में शामिल नहीं होगा तो वो उसे मार देगी। और इसी के साथ इस फिल्म सीरीज का आखिरी पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आज हम देखेंगे द बॉर्न फिल्म सीरीज का 5वां पार्ट, जिसका नाम है द बॉर्न लेगेसी। दरअसल इस फिल्म की कहानी सीरीज की बाकी 4 फिल्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें हम जेसन बॉर्न के जितने काबिल और इंटेलिजेंट एजेंट को देखेंगे, जिनकी काबिलियत उसकी दुश्मन बन जाती है और जिसे मारने के लिए CIA नए नए पैतरे आजमाती है। इस मूवी की टाइमलाइन द बॉर्न अल्टीमेटम मूवी के साथ चलती रहती है। इस कहानी की शुरुआत बॉर्न के मॉस्को से भागने के 6 हफ्ते के बाद होती है, और हम देखते हैं कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डिफेंस सर्विस एक प्रोग्राम चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन आउटकम। इस ऑपरेशन में CIA कुछ जानलेवा एजेंट्स बनाना चाहती है, और एरोन क्रॉस को इसी ऑपरेशन के अंडर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग ऐसी ही चलती जाती है, लेकिन एरोन को कुछ नियम तोड़ने के कारण सजा के तौर पर थोड़े समय के लिए अलास्का भेजा जाता है। और इस वक्त अलास्का में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिस पर यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। एरोन के पास सर्वाइवल की बहुत कम चीजें हैं, लेकिन वो यहाँ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके बच जाता है, और अब उसे इस जगह से निकलकर ऑपरेशन आउटकम के सब स्टेशन तक पहुंचना है। उसके पास खाने पीने का सामान बहुत कम है, जो कुछ ही समय में खत्म
होने वाला है। एरन के पास एक स्नाइपर और कुछ दवाइयां होती है जिन्हें वो थोड़े थोड़े समय के बाद लेता रहता है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत में विकास हो। हालांकि एरन के पास दवाइयां अब बहुत ही कम बची हुई है, लेकिन फिर भी वो अलास्का को अच्छे से एंजॉय करता है। उसे दवाई की जांच के लिए डेली अपना ब्लड सैंपल भी लेना होता है। वो किसी चीज की परवाह किए बगैर अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा होता है। थोड़े समय के बाद अमेरिका में CIA के ऑफिसर एड्जा क्रैमर को मार्क रूसो के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। इन्हीं दोनों ने ऑपरेशन ट्रेडिस्ट्रॉम और ऑपरेशन आउटकम को डिजाइन किया था। एड्जा उन्हें बताता है कि लंदन में सिमन रोज नाम का जर्नलिस्ट ऑपरेशन ब्लैक बेयर और जैसन बॉर्न के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसके साथ हमारा नाम भी बाहर आ सकता है। मार्क रूसो से कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद मार्क ऑपरेशन आउटकम के इंचार्ज कोलोनल एरिक बेयर को जर्नलिस्ट सिमन के बारे में बताता है। इधर एरन को अलास्का पसंद आने लगा है। वो इसे एक्सप्लोर करने के लिए हर वक्त घूमता रहता है और समय समय पर अपनी दवाइयां लेता है। इसके बाद हम वॉशिंगटन DC में ऑपरेशन आउटकम के डायरेक्टर कोलोनल एरिक बेयर को देखते हैं, जो अपनी टीम से ट्रेडिस्ट्रॉम, ब्लैक बेयर और जैसन बॉर्न के बारे में बात कर रहा होता है। एरिक को इस बात की चिंता होती है कि जल्द ही ये खबर पूरी दुनिया को पता चल जाएगी और ऑपरेशन आउटकम का हाल ट्रेडिस्ट्रॉम और ब्लैक बेयर जैसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर CIA के डायरेक्टर नोहा वोसन के एजेंट ने जर्नलिस्ट सिमन को शूट करके मार डाला और इसके बाद सभी जगह उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि इतने बड़े जर्नलिस्ट को मारना कोई आम बात नहीं है। जब एरिक टीवी पर सिमन के मर्डर की न्यूज को देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इसके पीछे CIA का हाथ है और अगर इस मामले की जांच हुई तो ऑपरेशन ब्लैक बेयर के साथ ऑपरेशन आउटकम भी खतरे में पड़ जाएगा और उसकी इतनी सालों की मेहनत पर फिर से पानी फिर जाएगा। इधर अलास्का में एरन की दवाई अब खत्म होने वाली है। इस वजह से सब स्टेशन पर पहुंचने के लिए वो एक शॉर्टकट लेता है और छलांग लगाकर एक बहुत ही बड़ी खाई को पार करता है। फिर हम US की लैब में मार्था शेरिंग नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं। इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ये लोग सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लैब में ऑपरेशन आउटकम के एजेंट्स के लिए दवाइयों पर रिसर्च की जाती है और उन दवाइयों से एजेंट के ऊपर होने वाले रिएक्शन की जांच की जाती है। मार्था का सीनियर डैन हिलकॉट उसे उन सभी एजेंट को टेस्ट करने के लिए कहता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। दूसरी ओर इस रिसर्च लैब के हेड टेरेंस वार्ड, मार्क रूसो और एरिक बेयर एक वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसमें ऑपरेशन ट्रेडिस्ट्रॉम, ऑपरेशन आउटकम के मेडिकल एक्सपर्ट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद एरिक बेयर की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर जैसन बॉर्न ऑपरेशन ट्रेडिस्ट्रॉम का खुलासा कर देता है तो उसके मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अल्बर्ट से पूछताछ करने पर ऑपरेशन आउटकम के मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर डैन हिलकॉट का नाम भी जरूर लेंगे, जिससे ऑपरेशन आउटकम का वही हाल होगा जो ट्रेडिस्ट्रॉम का हुआ था और इसमें एरिक भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन आउटकम से जुड़े सभी लोगों को मार देंगे और सभी सबूत मिटा देंगे ताकि ये बात कभी बाहर आए ना, और फिर थोड़े समय के बाद इसे किसी दूसरे नाम से शुरू कर देंगे। इनका सपना सुपर सोल्जर बनाना है और वो नहीं चाहते कि एक ऑपरेशन के चक्कर में उनका सपना टूट जाए। इधर अलास्का में एरन आगे बढ़ते हुए एक घर के पास पहुंचता है जो ऑपरेशन आउटकम का सब स्टेशन होता है और वहां पर उसको एक एजेंट भी मिलता है जिसे आउटकम 3 का टैग दिया गया है। वो एरन को बताता है कि उसने तय समय से 2 दिन पहले यहाँ पहुंचकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन एरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरन कहता है कि मेरे पीछे एक भेड़ियों का झुंड पड़ गया था और उनसे बचने के लिए एक पहाड़ी से छलांग लगाते समय मेरी दवाइयां खो गई, लेकिन एरन की दवाइयां खत्म नहीं हुई है। फिर भी वो एक्स्ट्रा दवाई के चक्कर में उससे दवाई मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी अपनी दवाई देने से मना कर देता है। इसके बाद नंबर 3 एरन के ब्लड सैंपल को एक ड्रोन की हेल्प से बाहर भेजता है। फिर जब रात को दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक है। इसके बाद हम कोरिया के श्यूल शहर में एक लड़की को देखते हैं जो ऑपरेशन आउटकम की एजेंट है। ये लड़की एक औरत को अपना ब्लड सैंपल देती है, जिसके बदले में वो औरत उसे कुछ दवाइयां देती है। इस लड़की को ये बात पता नहीं है कि ये दवाई एक जहर का काम करती है जिसको लेने के बाद इसकी मौत होने वाली है, क्योंकि एरिक के कहने पर CIA ने अपने एजेंट्स को ये दवाइयां दी है ताकि ऑपरेशन आउटकम से जुड़े सभी मेंबर्स मारे जाएं। इसके बाद हम दुनिया के अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन आउटकम से जुड़े लोगों को देखते हैं जिन्हें ये सेम दवाई दी जाती है, जिसे लेने के बाद हर किसी की मौत हो जाती है। फिर हम अलास्का में एरन और नंबर 3 को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए हैं और दोनों इस जगह से काफी खुश भी हैं। कुछ देर के बाद एरन को एक ड्रोन की आवाज आती है और वो नंबर 3 से पूछता है क्या आज यहाँ पर कोई ड्रोन आने वाला है। नंबर 3 कहता है कि उसे इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे एरन को खतरे का एहसास होता है और वो नंबर 3 से कहता है कि बाहर जाकर उस ड्रोन को मैं देखता हूँ, तब तक तुम घर में रहना। जब एरन बाहर जाता है तो ड्रोन से एक छोटा रॉकेट फायर होता है जो उस घर को उड़ा देता है, जिसमें नंबर 3 मारा जाता है, लेकिन एरन बच जाता है। दरअसल ऑपरेशन आउटकम से सिर्फ ये 2 लोग ही बचे हुए थे,
इसलिए एरिक बेयर ने इन्हें मारने के लिए ड्रोन भेजा। उधर कंट्रोल सेंटर में पता चल जाता है कि एरोन अभी भी जिंदा है। एरोन को भी भनक लग गई है कि उसके ऊपर किसी ने हमला करवाया और उसे ये भी पता है कि ये लोग उसे फिर से ढूंढ लेंगे। लेकिन उसकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ट्रांसमीटर से पीछा छुड़ाने के लिए एरोन एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और फिर अपने शरीर के उस हिस्से पर स्टील की प्लेट लगाता है जहां ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे ट्रांसमीटर का सिग्नल होता है ब्लॉक और ये लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाते। इसके बाद एरोन अपनी स्नाइपर से उस ड्रोन के ऊपर शूट कर देता है, जिससे उनका ड्रोन से कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाता है। ये देखने के बाद एरिक बेयर बड़ा परेशान होता है कि अब करे क्या। फिर वो दूसरा ड्रोन भेजने का ऑर्डर देता है। उसकी टेंशन तो और बढ़ जाती है जब उसको पता चलता है कि वो एजेंट और कोई नहीं एरोन क्रॉस है, क्योंकि वो एरोन की काबिलियत को जानता है। इसके बाद एरोन घर के मलबे में उन दवाइयों को ढूंढता है, लेकिन वो दवाइयां मलबे में दब चुकी है। फिर एरोन अपनी बॉडी को चीरकर ट्रांसमीटर निकालता है और उसका पीछा करने वाले भेड़िए को फंदे में फंसाकर वो ट्रांसमीटर उसके शरीर में डाल देता है। तभी वहां पर एक दूसरा ड्रोन आता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो भेड़िया भागने लगता है और एरोन उसकी दूसरी तरफ भागता है। ड्रोन से निकलने वाले रॉकेट से भेड़िए की मौत हो जाती है, जिससे ऑपरेशन आउटकम वाले समझते हैं कि उन्होंने एरोन को मार दिया। अब हम ऑपरेशन आउटकम की रिसर्च लैब को देखते हैं, जहां पर मराठा का एक जूनियर दरवाजा बंद करके वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन मराठा उससे बचकर छिप जाती है। जब वो मराठा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी खुद को गोली मारता है। दरअसल ये आदमी एरिक बेयर्स के ऑर्डर पर काम कर रहा था और एरिक को पता नहीं था कि मराठा अभी भी जिंदा है। उधर एरोन अलास्का से निकलकर पास के किसी शहर में एक प्राइवेट प्लेन चुराकर अमेरिका पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद वो अपनी सारी चीजें इकट्ठा करता है, जिनमें पैसे, बंदूक और पासपोर्ट होता है। ड्राइविंग करते समय एरोन की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें लैब में हुए शूट आउट के बारे में लिखा हुआ है। तब उसको पता चलता है कि इस शूट आउट में 6 डॉक्टर्स मारे गए और उनमें से सिर्फ मराठा नाम की डॉक्टर जिंदा बची है। ये देखकर एरोन समझ जाता है कि उसके सभी सवालों का जवाब मराठा के पास है। इसके बाद वो मराठा से मिलने के लिए मैरीलैंड के लिए निकल जाता है। वहीं मराठा घर पर अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना चाहती है। तभी मराठा के घर पर कुछ लोग आते हैं जो खुद को FBI से बताते हैं। फिर उनमें से एक औरत मराठा से पूछती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि उसने शूट आउट के बाद ऑपरेशन आउटकम की इंफॉर्मेशन और सीक्रेट्स किसको बताए। लेकिन मराठा बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जिस जूनियर पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, उसी ने अपने साथियों को मार डाला और उसे भी मारने की कोशिश की। तभी उनके एक आदमी को घर की तलाशी लेने पर मराठा की गन मिलती है और इससे पहले कि मराठा कुछ समझ पाती, वो लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये लोग कोई FBI एजेंट्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, जिन्हें एरिक बेयर्स ने मराठा को मारने के लिए भेजा है। फिर ये लोग जबरदस्ती मराठा के साथ उसी की गन रखकर उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि मराठा ने डिप्रेशन में खुद को मार दिया। लेकिन तभी यहाँ पर एरोन पहुंच जाता है और कुछ देर तक फाइट करने के बाद वो सभी को ठिकाने लगा देता है। फिर जब एरोन मराठा के पास जाता है तो पहले वो उस पर शक करती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि ऑपरेशन आउटकम की शुरुआत में उसी ने एरोन की जांच की थी, तो वो एरोन पर विश्वास करने लगती है। इन किलर का एक साथी गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो अंदर जाता है और देखता है कि एरोन मराठा को लेकर यहाँ से निकल चुका है और जाते हुए उसने इस पूरे घर को उड़ा दिया, जिसमें सभी किलर्स मारे जाते हैं। अब रास्ते में एरोन और मराठा एक दूसरे से बात करते हैं। एरोन को लगता है कि मराठा उसके बारे में काफी कुछ चीजें जानती होंगी, क्योंकि वो ऑपरेशन आउटकम में बहुत समय से काम कर रही है। लेकिन मराठा को तो इसका नाम भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग सभी एजेंट्स को उनके नंबर से जानते हैं। अब ये सुनकर एरोन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट करते हो। फिर एरोन उससे दवाइयों के बारे में पूछता है, तो मराठा कहती है कि तुम्हें 2 दिन में सिर्फ एक ही दवाई लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल सही रहे, और इस दवाई का रंग ब्लू है। एरोन कहता है कि अगर हमने जल्दी से इस चीज का इलाज नहीं ढूंढा तो हम दोनों मारे जा सकते हैं। इसके बाद एरोन उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि ऑपरेशन आउटकम में जितने भी लोग थे उन्हें एक एक करके मारा जा रहा है और ये सब कुछ एरिक बेयर्स करवा रहा है। इस ऑपरेशन के बारे में जानने वाले लोगों में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए हमारी जान को खतरा है। अब मराठा एरोन को उस जगह के बारे में बताती है जहाँ इन दवाइयों को बनाया जाता है। वो बताती है कि अगर हम उस जगह पर पहुंच पाए तो इस चीज का परमानेंट इलाज मिल सकता है। इसके बाद दोनों मन लिया में दवाइयों की फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। इधर एरिक बेयर्स काफी गुस्से में है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके चारों किलर्स को मराठा अकेले कैसे मार सकती है। उसे नहीं पता कि वो एरोन ने किया है। यहाँ एरोन अपनी और मराठा की नकली ID बनाता है ताकि वो दवाई की लैब के अंदर जा सके। जब एरिक पूरे शहर के CCTV फुटेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मराठा एयरपोर्ट से मनीला गई है, और जब ये सभी पैसेंजर्स की लिस्ट देखने लगता है तो इन्हें पता चलता है कि मराठा के साथ एरोन भी है। अब मनीला पहुंचने के बाद एरोन और मराठा उस लैब में जाते हैं। दरअसल मराठा पहले भी इस लैब में कई बार आ चुकी है, इसलिए वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे एंट्री देता है। लैब के अंदर एक
चैम्बर में आने के बाद मराठा एक नया केमिकल बनाती है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये दवाइयों की जरूरत को खत्म कर देती है। इसके बाद एरन को कभी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन ये केमिकल थोड़ा खतरनाक होता है जिससे एरन बीमार भी हो सकता है। यहाँ एरिक इस लैब के सभी लोगों को इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है और जब यहाँ के गार्ड्स एरन को पकड़ने के लिए जाते हैं तो एरन उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और मराठा के साथ बाहर निकलता है, जहाँ वो हवा में फायरिंग करता है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी वर्कर्स बाहर की तरफ भागते हैं। इसका फायदा उठाकर एरन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एरिक ने ऑपरेशन लैरेक्स के अंदर कुछ खतरनाक सोल्जर्स बनाए हैं जिन्हें ट्रेनिंग देते समय ब्रेन वॉश किया गया, इसलिए ये सही गलत के बीच का फैसला नहीं कर पाते। फिर बैंकॉक के एक लैरेक्स एजेंट को एरन और मराठा को मारने का मिशन दिया जाता है। वहीं केमिकल की वजह से एरन की हालत खराब होती जाती है, इसलिए मराठा उसको एक होटल में लेके जाती है। एरन को लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो मराठा से कहता है कि मेरे मरने के बाद अकाउंट में पड़े सारे पैसों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाना, लेकिन मराठा उसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती और वो उसके साथ रहने का फैसला करती है। अब लैरेक्स एजेंट भी मनीलिया पहुंच गया है। सुबह होने पर जब मराठा दवाई लेने के लिए दुकान पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी होटल को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो चिल्लाकर एरन को बता देती है और खुद भी वहां से भागती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करने लगती है। एरन जब पुलिस से बचकर होटल की छत पर जाता है तो वो मराठा को भागते हुए देखता है। इधर लैरेक्स एजेंट भी एरन का पीछा करने लगता है। भागते हुए मराठा एक छोटी सी गैलरी में फंस जाती है जिसके दोनों ओर पुलिस है, तभी एरन वहां आकर उसको बचा लेता है और एक बाइक से दोनों भागते हैं। ये किलर भी पुलिस की गाड़ी चुराकर उनका पीछा करता है। रास्ते में आने वाले सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता हुआ ये आगे बढ़ता है। वो शूट भी करता है लेकिन एक खंबे से टकराकर उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद अपनी जान बचाकर ये दोनों एक डॉकयार्ड में पहुंचते हैं। एरन की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसे गोली भी लगी है। वहाँ के कुछ मछुआरे मराठा की मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन आउटकम वाले एरन को होटल पर पहुंचाते हैं तो वहाँ एक शीशे पे लिखा हुआ है नो मोर। इसका मतलब है कि एरन को अब ना तो ऑपरेशन आउटकम की जरूरत है और ना ही उन दवाइयों की। अब हम नोआ वोजन को देखते हैं जो बयान देता है कि ऑपरेशन ब्लैक बेयर का मकसद सिर्फ जेसन बॉर्न को पकड़ना था, लेकिन पैमेला लेडी ने इन फाइलों को सबके सामने लाकर एक अपराधी की मदद की और इतना कहकर वो सारा इल्जाम पैमेला के ऊपर डाल देता है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हम बोर्ड के ऊपर एरन और मराठा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस कहानी के साथ द बॉर्न फिल्म सीरीज की सभी मूवीज खत्म होती है, जिसकी शुरुआत की 4 मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इस मूवी में हमें एक काबिल एजेंट की कहानी को दिखाया गया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।